सोशल वर्क के नाम पर स्ट्रिप शो कर रही थी तुम जैस्मिन। तुम पैसों के लिए इतना गिर जाओगी ये नहीं सोचा था। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली जैस्मिन। ध्रुव की उंगलियां फोन स्क्रीन पर थम गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसकी आंखों के सामने उसकी गर्लफ्रेंड लोगों के सामने एक एक कर अपने कपड़े उतार रही थी। जैस्मिन, जिसे वो इतना चाहता था, उसी जैस्मिन को वो आज एक अजनबी की तरह देख रहा था। लाइव स्ट्रिप शो में लोगों की रिक्वेस्ट पर वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतार रही थी और ध्रुव की दुनिया उसकी आंखों के सामने टूटती जा रही थी। तुमने मुझे बस एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया, ये था तुम्हारा सोशल वर्क। कैफेटेरिया में बैठे हुए वो अपने लोगों के कमेंट पढ़ रहा था। वहां से आते घटिया कमेंट्स और अश्लील आवाजें उसके दिल को तोड़ रही थी। She's on fire! और कपड़े उतारो। कार्तिक की तरफ से ये मैसेज देख ध्रुव ने अपना फोन पटक दिया और शाम को हुई उसकी और जैस्मिन की कॉन्वर्सेशन को याद करने लगा। मुझे सोशल वर्क में इंटरेस्ट है ध्रुव। पढ़ाई के बाद मैं अपना सारा समय सोशल कॉज को देना पसंद करती हूँ। हाँ मैं समझता हूँ, पर असाइनमेंट सबमिट करने में केवल 2 ही दिन बचे हैं। प्लीज तुम संभाल लेना। पिछले 3 सेमेस्टर से तुम ही मेरी मदद कर रहे हो, इस बार भी देख लेना। इतना कहकर जैस्मिन ध्रुव के काफी करीब आ गई। जैस्मिन और ध्रुव दोनों ही MBA कर रहे थे और ये उनका आखिरी सेमेस्टर था। ध्रुव जैस्मिन को चाहता भी था और उसके नखरे भी उठा रहा था। हालांकि अभी तक कुछ कह नहीं पाया था। वो एक साधारण सी फैमिली का सीधा साधा लड़का था। वहीं जैस्मिन बेहद खूबसूरत, अल्हड़ और लापरवाह थी, जिसे पढ़ाई से ज्यादा गरीब बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट था। और पिछले 2 सालों से उसके सारे काम ध्रुव को ही करने पड़ रहे थे। जैस्मिन के नाजुक हाथों का टच ध्रुव को अच्छा लग रहा था, पर अगले ही पल जैस्मिन छिटक कर ध्रुव से दूर हो गई। सामने से कार्तिक आ रहा था। हाय कार्तिक, कैसे हो? जैस्मिन ने कार्तिक को ग्रीट किया। कार्तिक हमेशा ही गलत वक्त पर आ जाता है और ध्रुव को इस बात से भी नफरत थी कि जैस्मिन इस कार्तिक जैसे लड़की को इतना भाव क्यों देती है। ध्रुव ने कई बार नोटिस किया है कि कार्तिक के आते ही जैस्मिन ध्रुव से थोड़ी दूरी बना लेती है। कार्तिक ध्रुव की क्लास में ही पढ़ता था, लेकिन ध्रुव और कार्तिक दोस्त नहीं थे। कार्तिक एक रिच फैमिली का निहायती बिगड़ा हुआ लड़का था और कॉलेज के सारे मवाली लड़कों का लीडर भी। कार्तिक और ध्रुव के बीच कोई बात नहीं हुई और आधे मिनट में जैस्मिन कार्तिक को विदा कर ध्रुव से बोली, ध्रुव चलो, तुम प्लीज संभाल लेना, मुझे जाना है, बाय। ध्रुव बस मुस्कुराकर रह गया। ध्रुव पूरा दिन अपने और जैस्मिन के असाइनमेंट पूरे करने में लगा हुआ था। शाम को जैस्मिन के असाइनमेंट सेंड करने के बाद उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। ध्रुव ने देखा, मैसेज एक पेड पॉर्न साइट से आया था। किसी ने ध्रुव के नाम पर एक एंट्री पास खरीदा था। ध्रुव की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर ध्रुव ने जो देखा उसे देखकर ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गईं। यार शी सो हॉट। हे सेक्सी, तुम अभी तक कहाँ थी? तुमको अपनी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। लेट नाइट कैफेटेरिया में बैठे ध्रुव को इस तरह के कमेंट्स सुनकर घुटन हो रही थी। ध्रुव गुस्से, निराशा और घुटन के साथ अपने फोन को घूरे जा रहा था। स्क्रीन पर अजीब अजीब कमेंट्स आ रहे थे। कमेंट्स पढ़ने में जितने घटिया लग रहे थे, उससे भी ज्यादा वॉइस कमेंट्स सुनकर ध्रुव को गुस्सा आ रहा था। कैफेटेरिया के एक वेटर ने ध्रुव को काफी देर से इतना सीरियस बैठे देखा तो उसने ध्रुव से पूछ ही लिया, सर आपको कुछ चाहिए? वेटर के आने से ध्रुव को कुछ होश आया, लेकिन ध्रुव ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वेटर कुछ सेकंड्स इंतजार करके चलता बना। तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली जैस्मिन? तो ये था तुम्हारा सोशल वर्क? पिछले 2 सालों से तुम सिर्फ मुझे यूज कर रही थी। ध्रुव टूट चुका था। शाम को मोबाइल पर आए लिंक खोलते ही ध्रुव को बहुत बड़ा शॉक तब लगा जब उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड जैस्मिन अपने स्ट्रिप शो का प्रमोशन कर रही थी और जो आवाजें ध्रुव के कानों में पड़ रही थी वो उन व्यूअर्स की थी जो जैस्मिन के परफॉर्मेंस को लाइव देख रहे थे। ध्रुव जानता था
कि स्क्रीन पर जैस्मिन को एक एक कर अपने कपड़े उतारते देख रहे लोगों के मन में क्या चल रहा होगा। और इस बात से ध्रुव को और भी ज्यादा घुटन हो रही थी। ध्रुव इतने शॉक में था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि जिसे उसने इतना चाहा, वो लड़की उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। ध्रुव के सवालों के जवाब सिर्फ जैस्मिन ही दे सकती थी। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव जैस्मिन को फोन करता, किसी अननोन नंबर से ध्रुव को फोन आया। हेलो। ध्रुव ने कहा, पर दूसरी तरफ से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। तो ध्रुव, कैसा लगा आज का शो? आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम। इतना कहकर उस शख्स ने फोन काट दिया। तभी ध्रुव की नजर स्क्रीन पर चल रहे वीडियो पर पड़ी, जिसे देखकर वो दंग रह गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ओह, तो ये है तुम्हारा खेल कार्तिक। ध्रुव ने कभी सोचा तक नहीं था कि जैस्मिन इस तरह की लड़की होगी। ध्रुव शॉक्ड था। तभी कार्तिक का मैसेज स्क्रीन पर दिखा। यू आर माइन ब्यूटी एंड आई वांट टू सी यू इन माय बेडरूम। उसके साथ ही स्क्रीन पर एक और मैसेज पॉप हुआ। कार्तिक सेंट 20,000 रुपीज। ये देखकर ध्रुव ने अपना फोन उठाया और कैफेटेरिया से बाहर निकल गया। तुम पैसों की भूखी थी जैस्मिन, मैंने तुमको समझने में भूल कर दी। कैफेटेरिया के बाहर कुछ दूर जाकर ध्रुव रुक कर सोच रहा था कि जैस्मिन से बात कर उसे बता दे कि वो जैस्मिन की असलियत जान चुका है। जैस्मिन, आज मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। तुम पैसों के लिए इतना गिर जाओगी ये नहीं सोचा था। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव अपनी बात पूरी कर पाता, जैस्मिन ने उसे बीच में ही काटकर हंसते हुए कहा, ध्रुव, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो बस सोशल वर्क कर रही थी। अच्छा हुआ तुम्हें सच पता चल गया। मैं तुम्हारी पर्सनालिटी को देखकर तुम्हें कोई पैसे वाला लड़का समझ बैठी थी, पर तुम थे फटीचर। खैर, तुमने मेरी काफी मदद की। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, मैं कार्तिक के साथ हूँ। इतना कहकर जैस्मिन ने फोन काट दिया। ध्रुव को समझ आ गया था कि वो आज तक गलत इंसान से प्यार कर बैठा था और जैस्मिन को उसके इमोशंस की वाकई कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ अपना मतलब निकाल रही थी। ध्रुव को जैस्मिन की बात चुभ गई। वो यही सोच रहा था कि पैसा कितना जरूरी है। क्या पैसों के लिए जैस्मिन जैसी गुड लुकिंग लड़कियां इतना गिर सकती हैं? कोई मजबूरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस अपने खर्चों को पूरा करने के लिए किसी पैसे वाले लड़के से दोस्ती कर लो या घिनौनी हरकत कर पैसे कमा लो। इसी उधेड़-बुन के साथ ध्रुव चलता जा रहा था कि तभी अचानक एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या तुम ध्रुव हो? उस शख्स ने ध्रुव को रोककर पूछा। ध्रुव पहले से ही बहुत परेशान था, इसलिए उसने उस अनजान आदमी की बात को अनसुना कर आगे बढ़ने का फैसला किया। ध्रुव को ऐसे चुपचाप जाता देखकर उस शख्स ने पीछे से कहा, मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है ध्रुव। लेकिन जब ध्रुव ने उसका कोई जवाब नहीं दिया तो वो आदमी आगे से बोला, क्या तुम उनके बारे में कुछ जानना नहीं चाहोगे ध्रुव? पापा? ये शब्द सुनते ही ध्रुव थोड़ा ठिठक गया। उसके पापा बचपन में मर चुके थे। माँ ने बताया था कि उसके पापा के मरने के बाद वो नाना नानी के पास वापस आ गई थी। ये सुनकर ध्रुव उस आदमी की तरफ देखकर बोला, मेरे साथ खेलना बंद करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है और मुझे उनके बारे में कुछ नहीं जानना। क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? उस शख्स ने बहुत शराफत से पूछा। बोलो। ध्रुव ने झिड़कते हुए जवाब दिया, मेरा नाम निहाल है, मैं तुम्हारे पापा का खास हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारे पापा के बारे में क्या बताया गया है, पर उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। निहाल ने उसे समझाते हुए कहा। ध्रुव ने निहाल को देखा। इस शख्स को उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब ध्रुव को याद आया कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग उससे बार बार टकरा रहे थे। यानी ये लोग काफी दिनों से मुझ पर नजर रख रहे हैं। ध्रुव ने मन ही मन कहा, देखो, मुझे तुम लोगों की बातों पर कोई विश्वास नहीं है और प्लीज मेरा पीछे छोड़ो, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। ध्रुव को इन लोगों की बातों से किसी साजिश की बू आ रही थी। वो जल्दी से जल्दी इन लोगों से अपना पीछा छुड़ाकर निकल जाना चाहता था। हमें पता है तुम क्यों परेशान हो। इतना कहकर उस शख्स ने कुछ ही दूरी पर कार में बैठे अपने साथी को इशारा किया और तुरंत ध्रुव के मोबाइल पर एक मैसेज आया। INR 10 crore credited on your account number 322317। मैसेज देखकर ध्रुव हैरान था। उसने इतनी बड़ी रकम केवल अपने सपनों में ही देखी थी। सही कहें तो वो अभी भी जीरो गिनने की कोशिश कर रहा था। ये कोई नई साजिश थी या ध्रुव की जिंदगी कोई नया खेल खेल रही थी? आखिर कौन थे ये लोग, क्या चाहते थे और ये पैसे उसे किसने भेजे थे? ₹10 करोड़? ये कैसा मजाक है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, ये सपना नहीं है।
ध्रुव कभी अपने मोबाइल को तो कभी निहाल को देख रहा था, पर निहाल ऐसे खड़ा था मानो 10 करोड़ नहीं 10 रुपए ट्रांसफर किए गए हों। निहाल ने कहना शुरू किया, ध्रुव, आपके पापा सतविंदर सिंह गिल को आपको और आपकी माँ को छोड़कर जाना पड़ा था क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए फोर्स किया गया था। उस समय उन्हें अपना फैमिली बिजनेस संभालने के लिए आप लोगों को छोड़ना पड़ा था। उस समय उस सर्कमस्टांसेस में उनके लिए यही जरूरी था, पर वो हमेशा ही आप लोगों को याद करते थे। अब वो गिल फैमिली के बिजनेस को अगली पीढ़ी को सौंपकर आप लोगों के पास वापस आना चाह रहे हैं। एक पल रुककर निहाल ने ध्रुव की आंखों में झांक कर देखा कि वो निहाल की बात पर ध्यान दे रहा है या नहीं। निहाल ने फिर आगे कहा, उन्होंने आपके लिए 2 मैसेज भिजवाए हैं। पहला, अभी आप जितना हो सके उतना लो प्रोफाइल रहें और ध्यान रहे कि आपकी माँ को अब और कोई दुख ना उठाना पड़े। निहाल की बात सुनकर ध्रुव के दिल की धड़कन बढ़ गई। गिल फैमिली? ध्रुव के लिए इतना ही काफी था कि उसके पापा अरबपति हैं, पर उनका गिल फैमिली से क्या लेना देना था। गिल फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप था जिसका बिजनेस एम्पायर सारी दुनिया में फैला हुआ था। इस फैमिली का दुनिया की किसी भी खबर में नाम नहीं आता था, पर असल में ये फैमिली दुनिया के सभी बैंक्स की भी बैंकर थी। कुछ अनजान सोर्सेस की माने तो फैमिली दुनिया की सबसे रिच फैमिलीज में से एक थी। पिछले साल इस फैमिली की नेट वर्थ कोई $150 ट्रिलियन थी। इस फैमिली के पास दुनिया की टॉप 100 कंपनी के 100% शेयर्स थे और टॉप 500 कंपनीज के 90% शेयर्स, जिसमें यूरोप की एक जनरल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का नाम भी शामिल था। अफ्रीका के ऑयल ट्रेड ग्रुप के 70% शेयर्स और 73% शेयर्स ग्लोबल रेयर अर्थ ग्रुप के भी इसी कंपनी के पास थे, जिससे फैमिली को सालाना डिविडेंड ही $1.3 ट्रिलियन आता था। ध्रुव जैसे आम आदमी को इतने पैसे की बातें समझ में नहीं आएंगी, तो $150 ट्रिलियन को ऐसे समझें कि दुनिया के टॉप 9 रिचेस्ट लोगों की नेट वर्थ इनकम जोड़ने पर भी इस फैमिली के पैसों के बराबर नहीं थी। ये फैमिली लोगों को नहीं देशों को लोन देती थी। ऐसे समझें कि अगर रिजर्व बैंक को कभी पैसों की जरूरत पड़े तो वो गिल फैमिली से डिमांड करेगी। फिर गिल फैमिली डिसाइड करेगी कि पैसे वर्ल्ड बैंक के मार्फत देने हैं या यूएन के मार्फत। अभी ध्रुव इस बारे में सोच ही रहा था कि निहाल ने फिर से कहा, ध्रुव सर, अगर भविष्य में आपको कभी कोई परेशानी हो तो प्लीज मुझे याद करें। दुनिया में ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसे गिल फैमिली सॉल्व नहीं कर सकती है। इतना कहकर निहाल ने ध्रुव को एक शहर के सबसे पॉश इलाके में शानदार बंगले की चाबी और एक क्रेडिट कार्ड थमा दिया। इसके बाद निहाल ने अपने साथ आए सभी लोगों को लौट चलने को कहा। मैं चलता हूँ ध्रुव सर, अगर कभी कोई जरूरत हो मुझे कॉल करें। ध्रुव को लग रहा था मानो वो कोई सपना देख रहा हो। अभी निहाल को गए 1 मिनट भी नहीं बीता होगा कि कार्तिक की कॉल आई, जिसे देखकर ध्रुव ने मन ही मन कहा, कार्तिक, तुम जानते थे मैं जैस्मिन को चाहता हूँ, पर तुमने जानबूझकर उसे मुझसे छीन लिया। तुम पूरी कलिंग यूनिवर्सिटी के सामने मेरा मजाक बनाना चाहते हो। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम जैस्मिन जैसी लड़कियों के साथ कैसे भी रिलेशन बनाओ, पर अगर तुमने मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की तो तुमको भी उतना ही भुगतना पड़ेगा। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अब ध्रुव के पास कार्तिक से कहीं ज्यादा पैसे थे, पर उसे लो प्रोफाइल ही रहना था। ध्रुव का फोन अभी भी बज रहा था। कार्तिक की कॉल आ रही थी। ध्रुव ने फोन उठाया और उसके फोन उठाते ही कार्तिक शुरू हो गया। अभी तक काम पर क्यों नहीं आए? कार्तिक जहां से बात कर रहा था वहां के बैकग्राउंड से काफी शोर आ रहा था। ध्रुव इस शोर को पहचान सकता था। ये शोर गैलेक्सी बार का था, जहां ध्रुव पार्ट टाइम जॉब करता था। कार्तिक ऐसे बात कर रहा था जैसे ध्रुव गैलेक्सी बार में नहीं कार्तिक के लिए काम करता हो, पर फिर भी ध्रुव ने जवाब दिया, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। ध्रुव अभी भी पोलाइट होकर ही बात कर रहा था, पर कार्तिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता था। छोड़ो ये सब, मुझे बस ये जानना था कि गैलेक्सी बार का सबसे कंफर्टेबल कमरा कौन सा है। तुम्हारा सच्चा प्यार इस समय काफी नशे में है और मुझसे जिद कर रहा है कि किसी कमरे में चलो, तो मुझे लगा कि तुमसे पूछ लूं कि बार का कौन सा कमरा सबसे कंफर्टेबल है। कार्तिक जानबूझकर इस तरह की बेहूदी हरकत कर रहा था। उसने न केवल ध्रुव की गर्लफ्रेंड को उससे छीन लिया था, बल्कि अब वो ध्रुव को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की बदतमीजी कर रहा था। पर ध्रुव को इससे ज्यादा बुरा तब लगा जब फोन पर उसने जैस्मीन की आवाज सुनी। कार्तिक, तुम उससे क्यों पूछ रहे हो? वो इस बार में केवल सामान लाने ले जाने का काम करता है। वो कभी इतने बड़े बार में ठहरने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो केवल बर्फ, पानी और चखना पहुंचाता है और झूठे बर्तन उठाकर ले जाता है। वो तुम्हें कैसे बताएगा कि सबसे कंफर्टेबल कमरा कौन सा है? इतना कहकर जैस्मीन जोर से हंसी और फोन काट दिया। कार्तिक ने जानबूझकर ध्रुव को छेड़ा था। ध्रुव बस खून का घूंट पीकर रह गया। अभी ध्रुव खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि जैस्मीन का मैसेज आया। ध्रुव गिल, दोबारा कभी यूनिवर्सिटी में किसी को मत बताना कि कभी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी।
मैं अब कार्तिक के साथ हूँ और मैं नहीं चाहती कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में सुनकर वो हर्ट हो। ध्रुव जैस्मिन से और कोई बात नहीं करना चाहता था, पर फिर जैस्मिन वो पहली लड़की थी जिसे ध्रुव ने चाहा था। क्या तुम्हारे कार्तिक से पहले रिलेशन थे? जिस पर थोड़ी देर बाद जैस्मिन का जवाब आया। हाँ, पहले से ही। सही कहूँ तो मेरे कार्तिक के साथ तूफानी रिलेशन थे। उसके कारण 2 बार अबॉर्शन भी कराना पड़ा। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी साथ 2 कौड़ी के फूल और टेडी से जी भरती? इसके बाद जैस्मिन ने एक स्माइली भी भेजा था। जैस्मिन सच में बहुत बेहूदगी से जवाब दे रही थी। ध्रुव गुस्से में कांप रहा था। ये अच्छा था कि जैस्मिन जैसी लड़की की सच्चाई समय पर सामने आ गई। अब ध्रुव के पास पैसा था और वो दुनिया के सबसे रिच फैमिली को बिलोंग करता था। आज ध्रुव अपनी जैस्मिन पर उतना ही नाराज था जितना अपनी किस्मत पर खुश था। इसके बाद ध्रुव यूनिवर्सिटी कैंपस के पिछले गेट से बाहर निकलकर शहर की सबसे महंगी वाइन शॉप से 1965 की मार्टिन लेकर आ गया और बास्केटबॉल कोर्ट में बैठकर अकेला पीने लगा। अभी ध्रुव ने पीना शुरू ही किया था कि उसके रूममेट का मैसेज आया। ध्रुव, तुम्हारी मम्मी तुम्हें महीने का खर्च देने यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में आई है। तुम कहाँ हो? माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि अब मैं कमाने लगा हूँ, अब तुम्हें इस तरह से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना खर्च निकाल सकता हूँ। ध्रुव ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा। ध्रुव की माँ ने उसे प्यार से देखकर जवाब दिया। अरे, मैं केवल तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आई थी। मैं अपने काम के सिलसिले से यहाँ से निकल रही थी तो सोचा तुझे भी देख लूं और तुझे इस महीने का कुछ जेब खर्च भी दे दूं। तुम मेहनत से पढ़ाई करो, अभी कमाने के बारे में मत सोचो। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, बाद में पूरी जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए। अपनी माँ की बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराकर कुछ देर उन्हें देखता रहा। माँ अपने कपड़ों को अपनी शॉल से छिपा रही थी। माँ ने पिछले 3 सालों में कुछ भी नहीं खरीदा था। उनके पास एक भी अच्छा कपड़ा नहीं था। ध्रुव ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, चलो माँ, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीद लूँ। तुम्हारे पास एक अच्छा कपड़ा नहीं है। ध्रुव की बात सुनकर माँ थोड़े बनावटी गुस्से के साथ बोली, कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरे काम भर के काफी कपड़े हैं। अभी तुम अपने पैसों को संभाल कर खर्च करो और पढ़ने में मन लगाओ। कपड़े फिर कभी खरीद लेंगे। ध्रुव जिद करते हुए बोला। माँ चलो ना, मैंने सच में अपनी पहली कमाई से तुम्हारे लिए कुछ खरीदने के लिए सोचा था। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे से कपड़े खरीद लेता हूँ। थोड़ी देर तक ऐसे ही जिद करने के बाद अंत में माँ चलने को तैयार हो जाती है। ध्रुव अपनी माँ को लेकर एक मॉल में आ गया। ध्रुव केवल कपड़े ही नहीं खरीदना चाहता था, वो अपनी माँ को इस तरह की जगह भी दिखाना चाहता था। ध्रुव चाहता था कि उसकी माँ दुनिया में होते हुए बदलावों को भी देख सके। दोनों ऐसे ही विंडो शॉपिंग करते जा रहे थे। एक स्टोर के सामने मैनिक्विन में लिपटे शॉल को देखते ही ध्रुव की माँ की आंखों में चमक सी आ गई। ध्रुव ने ध्यान दिया कि शॉल वास्तव में काफी अच्छी थी। एक दिन पहले वो उसी स्टोर के सामने से गुजरने के लायक भी नहीं था, पर आज वो चाहता तो पूरा स्टोर खरीद कर अपनी माँ के पैरों में डाल सकता था। आओ माँ, अंदर चलते हैं। ध्रुव और उसकी माँ स्टोर में दाखिल हुए। वो साधारण से कपड़े पहने थे। उन्हें आता हुआ देखकर स्टोर अटेंडेंट उन्हें ग्रीट करने आ गई। हेलो सर, हेलो मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ध्रुव ने स्टोर अटेंडेंट को देखा। उसकी ड्रेस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उसका नाम पढ़कर ध्रुव ने उसे नाम से बुलाते हुए कहा, हाय डेजी, मैं अपनी माँ के लिए कुछ अच्छी सी ड्रेस खरीदना चाहता हूँ। क्या आप बाहर मैनेकिन में जो शॉल लगे हैं उनमें से कुछ दिखा सकते हैं? स्टोर अटेंडेंट ध्रुव और उसकी माँ को थोड़ी बुरी नजरों से देखकर आर्गेंटली जवाब देती है, ओके सर, हमारा स्टोर ना थोड़ा महंगा है, मुझे नहीं लगता यहाँ आप लोगों के लिए कुछ मिलेगा। स्टोर अटेंडेंट ध्रुव और उसकी माँ का रास्ता रोककर खड़ी थी। इसके साथ ही उसने स्टोर के एक मेंबर को फर्श की ओर इशारा किया। दूसरा शख्स कोने में खड़ा था। वो वैक्यूम लेकर उस जगह को साफ करने लगा जहां ध्रुव और उसकी माँ खड़ी थी। स्टोर अटेंडेंट काफी एरोगेंट थी। अपनी इस हरकत से उसने बगैर बोले कह दिया था कि आप लोग बाहर निकल जाइए। ध्रुव को उसका ये तरीका पसंद नहीं आया था। उसने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है आपका? जिस पर स्टोर अटेंडेंट ने बहुत लापरवाही से जवाब दिया, मतलब ये है कि आप लोग इस स्टोर के कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्लीज आप अपना और हमारा टाइम वेस्ट ना करें। इतना कहकर स्टोर अटेंडेंट ने अपनी भौं ऊपर उठाकर लक्ष्य को देखा। लक्ष्य उसकी इस बेखुदी हरकत से नाराज था। अभी वो कुछ जवाब देता तभी माँ ने ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, सॉरी, मेरा लड़का मेरे लिए कुछ खरीदना चाहता था, हमें नहीं पता था ये स्टोर इतना महंगा है। चलो कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। पर ध्रुव अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हटा। उसने अपनी जेब से अपना कार्ड निकालकर स्टोर के अटेंडेंट के हाथ में रखते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि आपके स्टोर के कपड़े कितने महंगे हैं जिन्हें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। एक दिन पहले अगर ऐसा कुछ हुआ होता
तो शायद ध्रुव इस बेइज्जती का घूंट पीकर स्टोर से बाहर निकल जाता। पर आज वो अलग था। पर स्टोर अटेंडेंट ने इतना अजीब सा कार्ड पहले कभी नहीं देखा था। ये कार्ड ध्रुव को निहाल ने दिया था, जिसमें उसकी फैमिली का बैज भी था, द गिल फैमिली। ये कार्ड बैंक ने स्पेशली गिल फैमिली के लिए डिजाइन किया था। इसमें कहीं भी बैंक का नाम नहीं था। पूरे कार्ड में केवल गिल फैमिली के लोगों और द गिल फैमिली के अलावा और कुछ नहीं था। कार्ड को आगे पीछे से देखने के बाद स्टोर अटेंडेंट डेजी ने कार्ड को कचरे के डिब्बे में फेंकते हुए कहा, मैंने कहा ना ये स्टोर काफी महंगा है और हमारी रेंज ही 3 लाख रुपए से शुरू होती है। तुम अपने स्टूडेंट अकाउंट से यहाँ कुछ नहीं खरीद पाओगे। चलो मेरा टाइम बर्बाद मत करो और बाहर निकलो। तुम तुरंत बाहर नहीं निकले ना तो मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। स्टोर अटेंडेंट की हरकत को देखकर ध्रुव गुस्से में कुछ कहने जा रहा था कि तभी एक मैच्योर और पोलाइट आवाज गूंजी। क्या तुम इस तरह से कस्टमर्स को ट्रीट करती हो? इस आवाज को ध्रुव ने देखा। इस आवाज के साथ ही डेजी भीगी बिल्ली की तरह दुबक गई। स्टोर से आ रही वैक्यूम क्लीनर की आवाज बंद हो गई। स्टोर का सारा स्टाफ अपना अपना काम करने लग गया। ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा। शानदार कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का काफी हैंडसम शख्स सामने खड़ा था। उसे देखकर डेजी इतना ज्यादा डर गई थी कि उसके हाथ से उसका फोन नीचे गिर गया। कौन था ये शख्स? क्या ये पहचानता था ध्रुव को? क्या ध्रुव आज कुछ खरीद पाएगा अपनी माँ के लिए?